Hi friends, welcome to the part 4 lecture of JIB INFS one-liner. So already we have covered 3 parts of this one-liner and today we will cover the part 4. So let's continue our discussion. In the past lesson we have covered module A and module B and today we will try to cover our module C in the one-liner form. और दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको कोई MCQs भी करवाऊंगा इस पार्टिकुलर वन लाइनर से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेसन को। पहला कंसेप्ट है कि फाइनेंशियल सिस्टम का 4 मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है। सो द 4 मेन कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला है इंस्टीट्यूशन, दूसरा है एसेट, तीसरा है सर्विसेज, चौथा है मार्केट। दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है बैंक। जब भी किसी लोन को एक दिन के लिए ग्रांट करते हैं और उसे सेकेंड डे रिपे कर दिया जाता है, उसे कॉल मनी कहते हैं। यदि लोन को ग्रांट एक से ज़्यादा दिन के लिए किया जाता है और 14 दिन से कम के लिए किया जाता है, मतलब 1 से लेके 14 डेज के लिए यदि किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं नोटिस मनी। ठीक है। और जब मैच्योरिटी पीरियड जो है लोन का वो 14 दिन से ज़्यादा होता है तो उसे टर्म मनी कहते हैं। तो ये 3 तरह का मनी याद रखिएगा, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 35 ये आरबीआई को एम्पावर करता है कि वो किसी बैंकिंग कंपनी को इंस्पेक्ट करे और इसके बुक को इंस्पेक्ट करे। टी बिल का मतलब होता है ट्रेजरी बिल, आपको पता होगा। So now next question, next concept we have. ओके, सो लेट मी शो यू द नेक्स्ट कंसेप्ट, टी बिल। दोस्तों ट्रेजरी बिल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट बॉन्ड होता है या डेब्ट सिक्योरिटी होता है जिसका मैच्योरिटी 1 साल से कम होता है। लेट मी जूम इट सो दैट यू कैन इजीली व्यू ऑल दिस थिंग। सो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट बॉन्ड है या डेब्ट सिक्योरिटी है जिसका मैच्योरिटी जो है 1 साल से कम होता है, राइट। एंड ट्रेजरी बिल को खरीदने का मतलब ये होता है कि आप पैसा जो है सरकार को पे कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। कॉमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉर्पोरेशन इशू करती है। जो भी बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में है उसे हम लोग स्केड्यूल बैंक कहते हैं। तो आरबीआई एक्ट 1934 का सेकेंड शेड्यूल के अंदर जितने भी बैंक्स आते हैं दे आर कॉल्ड कंसिडर टू बी शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक जो है आरबीआई से बोरो नहीं कर सकते नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन के लिए। ओके, सो दिस इज द कंडीशन, शेड्यूल बैंक कैन बोरो, नॉन शेड्यूल बैंक कैन नॉट बोरो। ठीक है। फिर कोऑपरेटिव बैंक को ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के अंतर्गत, प्लीज रिमेंबर। सो कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑर्गेनाइज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट। कमर्शियल बैंक को ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956। सो कमर्शियल बैंक आर ऑर्गेनाइज अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्ट, वेयर कोऑपरेटिव बैंक आर ऑर्गेनाइज अंडर स्टेट गवर्नमेंट एक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस 2 पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 4 मेन कंपोनेंट क्या है फाइनेंशियल सिस्टम के। इंस्टीट्यूशन, एसेट, सर्विस, मार्केट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट एजेंसी, इंडिविजुअल, लोन, स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट, और लास्ट है सेविंग, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, ट्रांजेक्शन। सो करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, इंस्टीट्यूशन, एसेट, सर्विस, मार्केट इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, रियल एस्टेट एंड ग्रोसरी स्टोर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट बैंक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी लोन आप एक दिन के लिए ग्रांट करते हैं और सेकंड डे रिपे कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी या ट्रेजरी बिल। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं कॉल मनी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोन जो कि एक दिन से ज़्यादा और 14 दिन से कम के लिए ग्रांट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी या ट्रेजरी बिल। सो अ लोन विच इज ग्रांटेड फॉर मोर देन 1 डे एंड लेस देन 14 डे इज नोन एज नोटिस मनी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी मैच्योरिटी पीरियड किसी लोन का 14 दिन से ज़्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं। तो जब भी मैच्योरिटी पीरियड जो है 14 दिन से ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों टर्म मनी, दैट इज नोन एज टर्म मनी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो कि आरबीआई को एम्पावर करता है कि वो किसी बैंकिंग कंपनीज को और उसके बुक को इंस्पेक्ट करे। बताइए बीआर एक्ट का कौन सा सेक्शन है विच एम्पावर आरबीआई टू इंस्पेक्ट एनी बैंकिंग कंपनी एंड इट्स बुक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 35 एम्पावर करता है बैंक को और किसी बैंकिंग कंपनी को एम्पावर करता है कि वो अपने बुक को इंस्पेक्ट कर सकती है। और सेक्शन नंबर 35, प्लीज रिमेंबर, वेरी गुड, वेरी करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, टी बिल का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, इट इज ट्रेजरी बिल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रेजरी बिल क्या होता है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है या म्यूनिसिपल बॉन्ड होता है। दोस्तों ट्रेजरी बिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दिस इज द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रेजरी बिल को खरीदने का मतलब क्या होता है, कि आप पैसा सरकार से ले रहे हैं, आप पैसा सरकार को दे रहे हैं, आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्टॉक खरीद रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रेजरी बिल को खरीदने का मतलब ये होता है कि आप जो है पैसा लैंड कर रहे हैं किसको, सरकार को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ओके, और बदले में सरकार आपको बॉन्ड दे रही है ना, बॉन्ड पेपर दे रही है। व्हाट इज कमर्शियल पेपर? कमर्शियल पेपर क्या होता है? अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट, सिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कॉर्पोरेशन, and unsecured short term debt instrument issued by corporation and secured long term debt instrument issued by government। तो दोस्तों कॉमर्शियल पेपर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉमर्शियल पेपर क्या है? इट इज़ एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कॉर्पोरेशन। तो जो भी हमारा अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है कॉर्पोरेशन इशू करती है, उसे हम लोग कॉमर्शियल पेपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी बैंक हमारे सेकंड शेड्यूल में है आरबीआई एक्ट 1934 के, वो उन्हें क्या माना जाता है? तो बैंक इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 आर ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑप्शन सी प्राइवेट सेक्टर बैंक, ऑप्शन डी शेड्यूल बैंक। तो ऑब्वियसली बात है, इसे हम लोग शेड्यूल बैंक कहते हैं क्योंकि सेकंड शेड्यूल में जिस बैंक का नाम लिखा गया है उसे हम लोग शेड्यूल बैंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन शेड्यूल बैंक एलिजिबल नहीं होते हैं आरबीआई से बोरो करने के लिए, क्या, किस पर्पस के लिए? तो वो एलिजिबल नहीं होते इमरजेंसी पर्पस के लिए, नॉर्मल बैंकिंग पर्पस के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। फ्रेंड, इफ यू नीड सच टाइप ऑफ पीडीएफ like I am showing you for your quick revision session, or if you need capsule PDF, then you need to WhatsApp me on this particular number. I will provide you the detail how to access such type of PDF for last time revision. Now let's come to again to the back to this question. So आपसे पूछा जा रहा है कि नॉन शेड्यूल बैंक एलिजिबल नहीं होते आरबीआई से बोरो करने के लिए, किस पर्पस के लिए? तो ये मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल बैंकिंग पर्पस के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नॉर्मल बैंकिंग पर्पस के लिए नॉन शेड्यूल बैंक जो एलिजिबल नहीं होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोऑपरेटिव बैंक को ऑर्गेनाइज किया गया है कौन से एक्ट के अंतर्गत? आरबीआई एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट एक्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट एक्ट। तो हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया है स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कमर्शियल बैंक को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है? ऑप्शन है आरबीआई एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। तो कमर्शियल बैंक को ऑर्गेनाइज किया गया है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों आपके लिए जेआईबी बाइलिंगुअल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। यदि आपको पीडीएफ वीडियोस मॉक टेस्ट सारा कंटेंट चाहिए तो आप हमारे इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आपको दोस्तों कैप्सूल पीडीएफ चाहिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए तो हमारे कैप्सूल पीडीएफ प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट वन लाइनर, इंपॉर्टेंट जो भी कंटेंट है वो आप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं इस पार्टिकुलर कैप्सूल पीडीएफ को, इस कोर्स को। तो करना क्या, आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इस कैप्सूल पीडीएफ वाले कोर्स में इन्वॉल्व हो जाइए और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो जेआईबी का उसका आप क्विकली रिवाइज कर पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट है कमर्शियल बैंक जो है कमर्शियल बेसिस पे ऑपरेट होता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर बैंक एक ऐसा बैंक होती है जहाँ पे मेजोरिटी स्टेक जो होता है वो कहाँ इन्वेस्टेड होता है? बैंक के पास या तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक एक ऐसा बैंक होती है इसका मेजोरिटी स्टेक सरकार के पास होता है। दोस्तों नरसिम्हन कमेटी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, नरसिम्हन कमेटी और बैंकिंग रिफॉर्म के कारण बहुत सारे प्राइवेट बैंक आए भारत में और आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहली नेशनलाइज बैंक थी भारत में। तो सवाल पूछा जाए कि पहली नेशनलाइज बैंक कौन सी थी, तो आंसर है आरबीआई। आरबीआई जॉइंट वेंचर है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 50% स्टेक है, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, आरआरबी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% स्टेक, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और दूसरे बाकी बैंकों का जो स्पॉन्सर बैंक है उसकी 35%। केवल आरबीआई जो है आरआरबी जो है अपने ब्रांच को तीन से ज़्यादा ज्योग्राफिकल कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ओपन कर सकती, नहीं ओपन कर सकती। तो किसी ज्योग्राफिकल कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में 3 से ज़्यादा ब्रांच आरआरबी नहीं ओपन कर सकती। लोकल एरिया बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में 1996 में, 1996 में लोकल एरिया बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया था। और लोकल एरिया बैंक कौन ऑर्गेनाइज करता है? प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज करती है। दोस्तों एक चीज़ है, लोकल एरिया बैंक का मेन पर्पस क्या है? अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन पर्पस ऑफ लोकल एरिया बैंक। दोस्तों लोकल एरिया बैंक जो है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। एक्सिस बैंक का फुल फॉर्म है एक्सिट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एंड देन नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आरबीआई का जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो ध्यान रखिए 1934 आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों इंडियन बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट किया जाता है आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा और पीआर एक्ट 1949 के द्वारा। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया ताकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रोल फंक्शन पर्पस को परफॉर्म करे। हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया कि हम सेंट्रल बैंक के फॉर्मेशन को फॉर्म करेंगे, यानी किसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ? हिल्टन यंग कमीशन। प्लीज रिमेंबर आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक ही वॉज अ बैंकर। ओके
सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। आइए दोस्तों कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कमर्शियल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक सर्विस, प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना। ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। आइए नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक सेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट डिफाइन अ पब्लिक सेक्टर? मेजॉरिटी ओनरशिप बाय द पब्लिक, मेजॉरिटी स्टेक ऑन बाय द गवर्नमेंट, and the next option is majority foreign ownership and majority private ownership। तो बताइए दोस्तों कैसे आप डिफाइन करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक को? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी कि जो मेजॉरिटी स्टेक है वो किसके द्वारा है? गवर्नमेंट के द्वारा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे नरसिम्हन कमेटी थे बैंकिंग रिफॉर्म, वो किस चीज़ के लिए था? तो ऑप्शन है सभी बैंक को नेशनलाइज करने के लिए, ज़्यादा प्राइवेट बैंक होना चाहिए भारत में, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए सभी बैंकों पे, या एग्जिस्टिंग बैंक को मर्ज करने पे। तो दोस्तों नरसिम्हन कमेटी का मेन पर्पस था कि ज़्यादा प्राइवेट बैंक होने चाहिए भारत में। ओके, now let's see the next point कि which institution was the first to be nationalized in India? RBI, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। तो अभी मैंने बताया था कि पहला जो बैंक था जिसको नेशनलाइज किया गया, इंस्टीट्यूशन जो नेशनलाइज किया गया, वो था हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है कि आरआरबी का कंपोजिशन क्या है? तो सिंपल सी बात है, आरआरबी का कंपोजिशन मैंने आपको बताया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% हिस्सेदारी है और बाकी 35% स्पॉन्सर बैंक का हिस्सेदारी है और बाकी 15% जो है हमारा ये स्टेट बैंक का है, स्टेट गवर्नमेंट का है। समझ में आ गया? तो दोस्तों सही जवाब इसका क्या ऑप्शन नंबर है? सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, बैंक का 35%। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितने ज्योग्राफिकली कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में एक आरआरबी जो है अपना ब्रांच ओपन कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। मैंने आपको बताया है कि 3 तक मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकल एरिया बैंक को भारत में कब लाया गया? 1985, 1996, 2000 और 2010। तो लोकल एरिया बैंक को कब लाया गया भारत में? तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी 1996 में लोकल एरिया बैंक को भारत में लाया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन लोकल एरिया बैंक ऑर्गेनाइज करता है? गवर्नमेंट, आरबीआई, प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन इन्वेस्टर? तो लोकल एरिया बैंक ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो लोकल एरिया बैंक ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज आवर लोकल एरिया बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लोकल एरिया बैंक इज ऑर्गेनाइज बाय प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज है लोकल एरिया बैंक। ओके, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है लोकल एरिया बैंक का? सो ऑप्शन है सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द नेक्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट एंड लास्ट ऑप्शन इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि लोकल एरिया बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच एक्ट द लोकल एरिया बैंक वाज रजिस्टर्ड? रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ था लोकल एरिया बैंक का? ऑप्शन ए BR एक्ट 1934, ऑप्शन बी BR एक्ट 1949, कंपनीज एक्ट 1956 एंड LAB एक्ट 1996। तो दोस्तों लोकल एरिया बैंक को रजिस्टर्ड किया गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कंपनीज एक्ट 1956 के में, जिसमें सारे बैंकिंग कंपनीज को भी वो किया जाता है, लाइसेंसिंग मिलती है। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सिस बैंक का क्या फुल फॉर्म है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। नेक्स्ट है दोस्तों नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लेट्स सी द ऑप्शन। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Now okay, now let's see the next point that we have. Next point is related to RBI stand for RBI एक्ट 1934 का एक्ट है, 1934 ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। BR एक्ट क्या होता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा एक्ट जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस RBI एक्ट 1934 और BR एक्ट 1949। Now we have already discussed this particular question. Next question is when was the Imperial Bank of India established? यानी Imperial Bank of India इसका नाम स्टेट बैंक बाद में रखा गया, वो कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ऑप्शन है 1901, 1911, 1921 और 1931। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इज नथिंग बट 1921, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने रिकमेंड किया सेंट्रल बैंक RBI के फॉर्मेशन को? नरसिम्हन कमेटी ने, लॉर्ड हिल्टन यंग कमीशन ने, या गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ ने, या फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने? दोस्तों किसके द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था? तो रिकमेंडेशन किया गया था दोस्तों आपका लॉर्ड हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, तो लॉर्ड हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा ये
रिकमेंड किया गया था. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव. नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइए देखते हैं. हाँ, कौन पहला गवर्नर था आरबीआई का? ऑसबॉर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, बेनेगाल रामराव, और लास्ट है केजी एम अम्बिगनोगर. तो दोस्तों बताइए कौन थे पहले हमारे. तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑसबॉर्न स्मिथ. कब से कब थे तो मैं आपको बता दूं, इनका जो कार्यकाल था वो था 1 अप्रैल 1935 से लेकर जून 30 1937. ओके, सो दिस वाज हिज टेन्योर ऑफ पीरियड. नाउ पहला गवर्नर हमने डिस्कस किया ऑसबॉर्न स्मिथ था. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अब हम लोग कुछ थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस सम थ्योरी पार्ट. पहला कंसेप्ट है कि आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में. कौन सा एक्ट था दोस्तों? लेट मी सम जूम आउट इट. ओके, तो आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई एक्ट 1934. आरबीआई दोस्तों परमानेंटली सिचुएटेड है मुंबई में 1937 से लेकर अभी तक, और जनवरी 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया. टोटल 61 सेक्शन है आरबीआई एक्ट 1934 में, तो ये याद रखिएगा. सेक्शन 17 जो आरबीआई एक्ट 1934 का है वो डिफाइन करता है जिस मैनर से आरबीआई बिजनेस को कंडक्ट करती है. सेक्शन 18 जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं आपको बता दूँ, सवाल जैसे पूछे जाते हैं. सेक्शन 18 जो आरबीआई एक्ट 1934 का है वो इमरजेंसी लोन से डील करता है. बैंकों को जो इमरजेंसी लोन मिलती है उसको सेक्शन 18 में डील किया गया है. सेक्शन 20 जो है आरबीआई एक्ट 1934 का वो ऑब्लिगेशन ऑफ आरबीआई टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, यानी आरबीआई ऑब्लिगेटेड है कि वो गवर्नमेंट के बिजनेस को ट्रांसलेट करेगी, ये सेक्शन में लिखा गया है. तो हमने अभी तक सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 17, सेक्शन 18 और सेक्शन 20 देखा. सेक्शन 17 में क्या बताया कि किस मैनर से आरबीआई बिजनेस को कंडक्ट करती है. सेक्शन 18 में बताया कि किस तरह से इमरजेंसी लोन बैंक को प्रोवाइड किया जाता है, और सेक्शन 20 में ऑब्लिगेशन है आरबीआई का कि वो गवर्नमेंट बिजनेस को ट्रांसलेट करेगा. दिस आर इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा. आगे है सेक्शन 21 कहता है बैंकिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मैनेज पब्लिक डेप्ट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बैंक के रूप में काम करेगी और पब्लिक डेप्ट को मैनेज करेगी. सेक्शन 22 कहता है आरबीआई हैज टू इशू करेंसी, याद रखिएगा करेंसी इशू सेक्शन 22 है. सेक्शन 24 कहता है कि जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन नोट का होगा 10,000 होगा. सेक्शन 26 कहता है कि लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ बैंक नोट. सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 कहता है कि लीगल टेंडर का विड्रॉल ऑफ नोट. सेक्शन 27 जो है नॉट री इशू बैंक नोट विच आर टॉर्न और सॉइल्ड, यानी मान लीजिए कोई बैंक नोट टॉर्न है, सॉइल है, उसे इशू नहीं करना. उसके बाद दोस्तों सेक्शन 28 कहता है कि हम डैमेज और इम्परफेक्ट नोट को एक्सचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज ऑफ डैमेज और इम्परफेक्ट लोन. और सेक्शन 31 कहता है केवल आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू नोट कर सकती है डिमांड होने पे. तो ये सभी सेक्शन को ध्यान रखना है. इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 35. नाउ पहला क्वेश्चन, आरबीआई को कब स्टैब्लिश किया गया था? आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंगली. तो मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश किया गया था, राइट. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Now let's see the next question. Next question is, in which year did the RBI permanently move its headquarters to Mumbai? 1935, 1937, 1947. So the correct answer to this particular question is 1937. तो 1937 में दोस्तों आरबीआई का जो परमानेंट हेडक्वार्टर था वो कहाँ चला गया? मुंबई चला गया. Now let's see the next part that we have. नेक्स्ट पार्ट इज इन विच ईयर वाज आरबीआई नेशनलाइज. आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में. 1949 में आरबीआई का क्या हुआ? नेशनलाइजेशन हुआ. प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कितने सेक्शन है आरबीआई एक्ट 1934 में? 1934 आरबीआई एक्ट में कितने सेक्शन है? सेक्शन 56, सेक्शन 61, उसके बाद सेक्शन 66, सेक्शन 71. हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. देयर ऑलमोस्ट 61 सेक्शन. कितने सेक्शन है दोस्तों? 61 सेक्शन है. प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट. सो देयर आर 61 सेक्शन ओवरऑल इन द आरबीआई एक्ट 1934. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 17 क्या डिफाइन करता है? ऑप्शन ए कह रहा है आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिस मैनर से आरबीआई जो है बिजनेस को कंडक्ट करेगी. ऑप्शन सी कह रहा है कि आरबीआई का क्या रिलेशनशिप है फॉरेन बैंक के साथ. ऑप्शन सी कह रहा है, डी कह रहा है कि आरबीआई का रिजर्व रिक्वायरमेंट. तो याद रखिएगा सेक्शन नंबर 17 डील करता है जिस मैनर से आरबीआई जो है बिजनेस को कंडक्ट करेगी. दैट इज सेक्शन नंबर 17. दिस आर इंपॉर्टेंट सेक्शन रिलेटेड टू दिस पार्टिकुलर एक्ट. नाउ सेक्शन 18 किसे डील करता है? सेक्शन 18 डील करता है, ऑप्शन है आपके पास, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, इमरजेंसी लोन, आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, या बैंकिंग रेगुलेशन से. तो मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी लोन टू बैंक, यदि इमरजेंसी लोन चाहिए तो आप सेक्शन 18 को यूज करेंगे. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. सेक्शन 20 क्या नरेट करता है कि आरबीआई रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आरबीआई रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट, आरबीआई फंक्शन रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज एंड आरबीआई रोल इन एग्रीकल्चर फाइनेंस. तो सेक्शन 20 जो है डिस्कस करता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ आरबीआई टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. तो आरबीआई का रिलेशनशिप है कि आरबीआई का ऑब्लिगेशन है, राइट, कि वो सिर्फ सरकार के साथ कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट बिजनेस को ट्रांजैक्शन करेगी. ये सेक्शन 20 में कहा गया, अभी हमने डिस्कस किया था.
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 21 किससे डील करता है। ऑप्शन से आप हमारा आपके स्क्रीन के सामने आरबीआई रोल इन पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है। मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई बैंकिंग सर्विस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई रिलेशन विद फॉरेन बैंक। तो सेक्शन नंबर 21 जो है वो डील करता है दोस्तों कि आरबीआई बैंकिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मैनेजिंग पब्लिक डेब्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के का बैंकिंग करेगा और पब्लिक डेब्ट को मैनेज करेगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, आरबीआई बैंकिंग सर्विस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेक्शन 20 भी हमने यही देखा, 21 भी अभी यही देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि सेक्शन 22 के अंदर कौन सा राइट आरबीआई के पास है रिगार्डिंग द करेंसी नोट। पहला ऑप्शन कर रहा है कि इट कैन इशू एंड डिस्ट्रॉय करेंसी नोट, इट कैन प्रिंट करेंसी नोट, इट कैन सेटिंग इंटरेस्ट रेट फॉर करेंसी नोट, एक्सचेंजिंग करेंसी नोट। तो कौन सा इसमें से दोस्तों आरबीआई के पास पावर है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सेक्शन 22 के अकॉर्डिंगली इसके पास आरबीआई के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो इशू करे या डिस्ट्रॉय करे। ओके, सो इशू एंड डिस्ट्रॉय करेंसी नोट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. So please remember this section very important from examination point of view. Questions are directly asked regarding section. Now section 24 क्या कहता है कि मैक्सिमम डिनोमिनेशन जो है नोट का कितना हो सकता है आरबीआई के अकॉर्डिंगली 1000, 5000, 10000, 20000. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10,000. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 26 क्या डिफाइन करता है आरबीआई का रोल मॉनेटरी पॉलिसी में, लीगल टेंडर ऑफ कैरेक्टर ऑफ इंडियन बैंकिंग नोट. ऑप्शन सी कर रहा है दोस्तों कि हमारा आरबीआई का रिलेशनशिप फॉरेन बैंक के साथ. ऑप्शन डी कर रहा है कि आरबीआई का रोल पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट में. तो सेक्शन 26 दोस्तों डील करता है कि लीगल टेंडर है हमारा इंडियन बैंकिंग नोट. ओके, ऑप्शन नंबर 20 बी इज द करेक्ट आंसर. सेक्शन 26 दो क्या डील करता है, तो सेक्शन 26 दो ऑप्शन है इशुएंस ऑफ न्यू बैंक नोट, विड्रॉल ऑफ लीगल टेंडर ऑफ नोट, सिक्योरिटी फीचर ऑफ बैंक नोट, एक्सचेंज रेट ऑफ बैंक नोट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कि जो हमारे लीगल टेंडर हैं नोट्स के उन्हें विड्रॉ करना. दिस डील विद सेक्शन नंबर 26. नेक्स्ट है सेक्शन 27 किसकी चीज़ के रिगार्डिंग डील करता है, रिगार्डिंग बैंक नोट रीइंश्योरेंस. रीइशुएंस ऑफ बैंक नोट इज प्रॉपर ऑथराइजेशन, नॉट रीइशुइंग टॉर्न और सॉइल बैंक नोट, reissuance of any banknote without restriction, reissuance of banknote upon request. Option number B is the correct answer, not reissuance banknote without torn or soil. सेक्शन 28 आरबीआई का क्या कवर करता है, आरबीआई का रोल पब्लिक डेब्ट को मैनेज करने में, एक्सचेंज ऑफ डैमेज एंड इंपॉर्टेंट एंड इम्परफेक्ट नोट, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का फॉरेन बैंक के साथ रिलेशनशिप. तो दोस्तों सेक्शन नंबर 28 जो है डील करता है एक्सचेंज ऑफ डिमांड एंड इम्परफेक्ट नोट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 31 जो है क्या डील करता है, किससे डील करता है, रिगार्डिंग द नोट्स इशुएंस. ओनली आरबीआई कैन इशू नोट ऑन डिमांड, ऑल बैंक कैन इशू नोट्स ऑन डिमांड, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक कैन इशू नोट्स ऑन डिमांड, स्टेट गवर्नमेंट कैन इशू नोट्स ऑन डिमांड. तो सेक्शन 31 किससे डील करता है दोस्तों कि इस नोट्स इशुएंस के रिगार्डिंग कि केवल आरबीआई जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोट्स को इशू कर सकती है. ये है हमारा सेक्शन नंबर 31. चलिए दोस्तों आपके लिए जेआईबी का पीडीएफ प्लान है. इन दिस प्लान यू विल गेट ऑल द पीडीएफ रिलेटेड कंटेंट, लाइक यू विल गेट थ्योरी पीडीएफ ऑफ ऑल द यूनिट्स, एमसीक्यूज पीडीएफ ऑफ ऑल द यूनिट्स, and also you will get quick revision pdf and previous year questions. So if you want to opt for this particular plan, what you need to do, you need to install our app whose link is provided in the description section. हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ऐप का लिंक मिलेगा, उसे इंस्टॉल कीजिए और जो भी कोर्स आपको पसंद है उसका आप कोर्स में स्टोर सेक्शन में जाके उसे परचेज कर सकते हैं. और एडिशनल आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा. कूपन कोड क्या अप्लाई करना है दोस्तों, मैं आपको कूपन कोड भी लिख देता हूँ. कूपन कोड आपको अप्लाई करना है XL40 ऑफ. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा. यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट एंड यू कैन गेट 40% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. अब देखिए कुछ अभी तक हम लोगों ने आरबीआई एक्ट का सेक्शन देखा. अब बैंकिंग रिलेशन एक्ट का इंपॉर्टेंट सेक्शन देखिए. जैसे सेक्शन 6 जो है वो डील करता है कि किस फॉर्म का बिजनेस जो है बैंक अंडरटेक करेगी. सेक्शन 7 कहता है बैंक, बैंकर, बैंकिंग कंपनी. सेक्शन 8 कहता है कि बैंक को प्रोहिबिट करता है कि वो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली जो है किसी तरह के ट्रेडिंग में इंगेज हो. ठीक है. सेक्शन 9 जो कहता है वो कहता है कि नॉन बैंकिंग एसेट का डिस्पोजल. सेक्शन 18 जो दोस्तों कैश रिजर्व से डील करता है. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, याद रखिएगा. सेक्शन 18 जो है किससे डील करता है, कैश रिजर्व टू बी मेंटेन बाय बैंक. सेक्शन 20 जो है रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन एंड एडवांस. सेक्शन 20A स्टिपुलेट रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर टू रेमिट डेबिट बाय बैंक. आरबीआई कंट्रोल एडवांस को कंट्रोल करती है बैंकिंग कंपनीज को एज पर सेक्शन 21 ऑफ द बीआर एक्ट. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन रिलेटेड टू द बैंकिंग रिलेशन एक्ट. उसके बाद दोस्तों और क्या पॉइंट है, अब नेक्स्ट इसके अलावा दोस्तों सेक्शन जो हमारा एक और सेक्शन यहाँ लिखा गया है. सो एज पर द सेक्शन, सो पहला क्वेश्चन है कि चेक कौन इशू कर सकता है जो कि डिमांड पे पेबल हो. केवल इंडिविजुअल, केवल बिजनेस, कोई भी इशू कर सकता है या बैंक इशू करेगी. बताइए चेक कौन इशू कर सकता है, तो कोई भी इशू कर सकता है, दैट इज पेबल ऑन डिमांड. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि व्हाट डज द सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट स्टेट्स. तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों
कि जो हमारा सेक्शन 42 है आरबीआई एक्ट का, वो क्या कहता है कैश रिजर्व्स के रिगार्डिंग। कैश रिजर्व टू बी कीप विद आरबीआई, कैश रिजर्व टू बी कीप विद द गवर्नमेंट, कैश रिजर्व टू बी कीप विद द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों क्या बात सही जवाब है इसका, कैश रिजर्व जो है वो आरबीआई के पास रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्लीज रिमेंबर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सेक्शन 45 यू ऑफ द आरबीआई एक्ट कैसे क्या डिफाइन करता है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, टाइप ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव, टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टाइप ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड, तो सही जवाब है दोस्तों सेक्शन 45 यू जो है वो डील करता है रेपो, रिवर्स रेपो, डेरिवेटिव मनी। दैट्स फाइन। देखिए ये जो हमारा रेपो, रिवर्स रेपो सब है ना, ऑल दिस कम्स अंडर डेरिवेटिव मनी, प्लीज रिमेंबर। सो रिवर्स रेपो, डेरिवेटिव, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टाइप ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव, राइट। नाउ कौन सा एक्ट फंडामेंटल लॉ है जो कि गवर्न करता है बैंकिंग एक्टिविटीज़ को और बैंक को भारत में। ऑप्शन ए आरबीआई एक्ट, ऑप्शन बी कंपनीज एक्ट 1956, ऑप्शन सी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ऑप्शन डी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1900, 1881। करेक्ट आंसर इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये फंडामेंटल लॉ है जो कि बैंकिंग एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है। कितने सेक्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, कितने सेक्शन है, 46 सेक्शन आर देयर, 56 सेक्शन आर देयर, 66 सेक्शन आर देयर और 76 सेक्शन आर देयर। मैं आपको सेक्शन का नंबर बता देता हूँ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। सो देयर आर ऑलमोस्ट 56 सेक्शन, प्लीज रिमेंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो देयर आर 56 सेक्शन, प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो सेक्शन 5 है बीआर एक्ट का, वो क्या इंटरप्रेट करता है कि टर्म्स रिलेटेड टू बैंकिंग, फंक्शन ऑफ बैंक, स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बैंकिंग। तो सेक्शन 5 दोस्तों डील करता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ बैंक, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म बैंक एंड बैंकिंग कंपनी। तो देखिए ये जो टर्म बैंक है ना, इसे आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डेफिनेशन ऑफ टर्म, बिल्कुल सही। तो कैसे आप बैंकिंग को इंटरप्रेट करेंगे, ये हमारा सेक्शन नंबर 5 बताता है। हम लोग कुछ और सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। सेक्शन 6 किससे डील करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि टाइप ऑफ अकाउंट बैंक कैन ऑफर, फॉर्म ऑफ बिजनेस बैंक कैन अंडरटेक, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, एंड ऑप्शन डी इज लाइसेंस रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स। तो दोस्तों सेक्शन 6 जो है वो डील करता है कि किस तरह का बिजनेस बैंक अंडरटेक कर सकती है। तो सेक्शन 5 मैंने क्या बताया, नाम के रिगार्डिंग, और जिस तरह का बिजनेस बैंक अंडरटेक कर सकती है वो लिखा गया हमारा सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन 7 किसे डील करता है दोस्तों। ऑप्शन है कि आप स्पेसिफिक टर्म का यूजेज, ऑप्शन बी कर रहा है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर बैंक, ऑप्शन सी कर रहा है कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक, ऑप्शन डी कर रहा है कि टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक कैन एंगेज इट। तो दोस्तों याद रखिएगा सेक्शन 7 डील करता है यूजेज ऑफ वर्ड बैंक, बैंकर, ओके, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 589, सेक्शन 8 की क्या प्रोहिबिट करता है बैंक को इंगेज होने से। व्हाट डज सेक्शन 8 प्रोहिबिट बैंक फ्रॉम इंगेजिंग इन ट्रेडिंग, लैंडिंग, इन्वेस्टिंग एंड बोरोइंग। दोस्तों सेक्शन 8 प्रोहिबिट करता है कि या तो आप डायरेक्टली इंगेज ना हो या इनडायरेक्टली इंगेज ना हो किसी तरह के ट्रेडिंग एक्टिविटी में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो सेक्शन 8 जो है किसी बैंक को प्रोहिबिट करता है कि वो ट्रेड में इंगेज ना हो। सेक्शन 9 किसे डील करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। तो सेक्शन 9 दोस्तों डील करता है, ऑप्शन को देखते हैं, डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट, लोन रिकवरी मैकेनिज्म, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो सही जवाब है दोस्तों इसका डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट, ये हमारा सेक्शन नंबर 9 है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो भी हमारा अनक्लेम डिपॉजिट होता है वो अकाउंट होता है जिसको ऑपरेट ना किया गया हो 10 साल तक। डीईएफ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो सेक्शन 26A जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है वो कहता है कि डीईएफ का एस्टेब्लिशमेंट हो। सेक्शन 35A जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है वो आरबीआई को पावर देता है कि वो डायरेक्शन दे किसी बैंकिंग कंपनीज को। सेक्शन 44A जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है वो बताता है कि क्या एमलगमेशन का प्रोसीड्यूर है बैंकिंग कंपनीज का। सेक्शन 44B जो बैंकिंग रेगुलेशन का है वो रिस्ट्रिक्शन डालता है कि कॉम्प्रोमाइज बिटवीन बैंक एंड क्रेडिटर। उसके बाद दोस्तों कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सेक्शन 45Z देख लीजिए। सेक्शन 45Z डील विद रिटर्न ऑफ पेड इंस्ट्रूमेंट ऑन टू कस्टमर। सेक्शन 45ZA डील्स विद नॉमिनेशन एंड डिपॉजिट अकाउंट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट सेक्शन। 26A एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीईएफ, 35A डायरेक्शन टू बैंकिंग कंपनीज, 44A प्रोसीड्यूर फॉर एमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी, 44B restriction on compromise between bank and creditor. So these are very important sections, please remember, which is related to the Banking Regulation Act. अब देखिए सेक्शन 45ZC भी देख लीजिए। सेक्शन 45ZC किसे डील करता है कि नॉमिनेशन फॉर सेफ कस्टडी आर्टिकल। सेक्शन 49A इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द विड्रॉएबल बाय चेक। तो बीआर एक्ट प्रोविजन बनाता है कि नॉमिनेशन फैसिलिटी का अकाउंट के केस में। अब दोस्तों मैं आपको कुछ डीएफआई के बारे में बताता हूँ। डीएफआई होता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आईडीबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि क्रेडिट का जो एडिक्वेट इनफ्लो हो वेरियस सेक्टर में। तो आईडीबीआई क्रेडिट फ्लो वेरियस सेक्टर। आईडीबीआई को कन्वर्ट किया गया यूनिवर्सल बैंक में 2003 में। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको सीखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग एमएसएमई, ओके, प्लीज रिमेंबर। नाउ लेट्स कम टू द
नेक्स्ट आर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अकाउंट कंसिडर्ड एज एन अनक्लेम डिपॉजिट? किसी अकाउंट को अनक्लेम डिपॉजिट कब कंसीडर करते हैं? ऑप्शन ए कर रहा है कि इनएक्टिव हो 5 साल तक, ऑप्शन बी कर रहा है इनएक्टिव हो 7 साल तक, 10 साल तक या 3 साल तक। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी अकाउंट इनएक्टिव रहता है 10 साल तक, राइट, 10 साल तक रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ डीप का फुल फॉर्म बताइए। डीप का फुल फॉर्म है डिपॉजिटर एंड एजुकेटर एंड अवेयरनेस फंड, राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेक्शन 26A है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो किससे डील करता है? डीएफ का एस्टेब्लिशमेंट, नॉमिनेशन फैसिलिटी, रिटर्न ऑफ पेड इंस्ट्रूमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑन विड्रॉल। तो सेक्शन 26 है दोस्तों डीएफ के एस्टेब्लिशमेंट से डील करता है। ये डील विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीप यानी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अर्निंग फंड। तो दोस्तों ये हमारा ये सेक्शन नंबर 26 से याद रखिएगा डीप के एस्टेब्लिशमेंट डील करता है। सेक्शन 35 से इंपावर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करने में? इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करने में, बैंकिंग कंपनी को डायरेक्शन देने में, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को सेट करने में। एंड लास्ट ऑप्शन इज ओके। तो सेक्शन 35A के बारे में बात की जा रही है। सेक्शन 35A किससे डील करता है? और लास्ट है करेंसी इशू में। तो सेक्शन 35 याद रखिएगा कि सेक्शन 35 के माध्यम से जो हमारे ये बैंकें हैं, आरबीआई हैं, वो डायरेक्शन देती है किसे? बैंकों को। सो गिविंग डायरेक्शन टू द बैंकिंग कंपनी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज इंपॉर्टेंट सेक्शंस। नाउ सेक्शन 44 किससे डील करता है? ऑप्शन ए कर रहा है कि एमलगेमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी, इंटरेस्ट रेट रेगुलेशन, बैंकिंग लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो हमारा सेक्शन नंबर 44A है वो डील करता है एमलगेमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 45 भी किसे डील करता है? प्लीज रिमेंबर। तो सेक्शन 45 भी डील करता है। ऑप्शन ए कर रहा है मर्जर एंड एक्विजिशन, compromising bank between credit interest rate opening new branches. So section number 6 okay, so it deals with section 44 भी deals with compromise between bank and creditor. Option number B is the correct answer. Section 45 जी किससे related है? Return of paid instrument to customer, bank merger, foreign exchange transaction, interest. It deals with return of paid instrument to customer. Section 45 JD किससे डील करता है दोस्तों? तो सेक्शन नंबर 45 JD याद रखिएगा कि जो भी हमारे डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, राइट, तो उनमें जो नॉमिनेशन है, तो नॉमिनेशन से डील करता है हमारा सेक्शन नंबर 45 JD। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज रिमेंबर। ओके, बाय लिसनिंग ऑल्सो समटाइम यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ सेक्शन 45 JC किससे डील करता है? तो दोस्तों सेक्शन 45 JD जो है डील करता है नॉमिनेशन इन डिपॉजिट अकाउंट, और सेक्शन नंबर 45 JC डील करता है नॉमिनेशन फॉर सेफ कस्टडी। ठीक है, तो सेफ कस्टडी का जो नॉमिनेशन होता है कुछ आर्टिकल्स का, मान लीजिए सेफ कस्टडी कुछ आर्टिकल्स है, उसके नॉमिनेशन के लिए हम लोग 45 JC यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका, राइट, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव। नेक्स्ट पार्ट इज सेक्शन 49A किसे डील करता है? तो दोस्तों सेक्शन 49A डील्स विथ विथड्रॉल बाय चेक। सो रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डील्स विथ विथड्रॉल बाय चेक। चेक से विड्रॉल ये किस में आता है? सेक्शन नंबर 49A। नेक्स्ट है कि BR एक्ट जो है नॉमिनेशन फैसिलिटी के टर्म्स में क्या प्रोवाइड करता है? कोई प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन है स्पेसिफिक केस में, प्रोविजन है सभी केसेस में, और जॉइंट अकाउंट में ही खाली प्रोविजन है। तो दोस्तों प्रोविजन जो है सभी केसेस में है, राइट, देयर इज नो एज सच। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? DFI का फुल फॉर्म बताना है, तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन एक सही जवाब है। IDBI क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एडुकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू वेरियस सेक्टर, एफिशिएंट मॉनेटरी पॉलिसी, स्ट्रॉन्गर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन बैंकिंग एक्टिविटीज। तो दोस्तों RDBI का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो क्रेडिट का फ्लो है वो एडुकेट हो, एडुकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू वेरियस सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज IDBI को कब यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट किया गया? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, दैट इज 2003। SIDBI का को कब एस्टेब्लिश किया गया? 1970, 1989, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज 1995 एंड लास्ट ऑप्शन इज 2000। तो बताइए SIDBI को कब एस्टेब्लिश किया गया? तो 1995 है और 2000 है, तो सही जवाब है इसका 1989 में SIDBI को एस्टेब्लिश किया गया। प्लीज रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ SIDBI का फुल फॉर्म बताना है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। दोस्तों अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिगार्डिंग SIDBI जो है हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंसिंग प्रमोटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME के फाइनेंसिंग के लिए, प्रमोटिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए SIDBI सबसे बेस्ट एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। SIDBI जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर के जुरिडिक्शन में है। SIDBI का हेड क्वार्टर लखनऊ में है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को एग्जिम बैंक भी कहते हैं, इसे इंडियन एग्जिम बैंक कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों USP इंडियन बैंक एग्जिम बैंक का जो USP है वो उभरते सितारे प्रोग्राम, और दोस्तों इसमें USP उभरते सितारे प्रोग्राम एग्जिम बैंक का है। और NABARD का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्लीज रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल ऑफ दिस आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। NABARD को एस्टैब्लिश किया गया था शिवरमन कमेटी का रिकमेंडेशन पे। सो प्लीज रिमेंबर किसके कमेटी पे? तो शिवरमन कमेटी। NABARD एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के एरिया में। दिस आर पॉइंट्स रिगार्डिंग NABARD।
Now let's come to the next point that we have. दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट सिडबी के प्राइमरी रोल को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों नाबार्ड का जो है रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करती है। एक है हमारा एनएचबी क्या नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग फाइनेंस में। हेड ऑफिस एनएचबी का न्यू दिल्ली में है। आईआरबीआई है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। आईआरसीआई है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईआरसीआई को कन्वर्ट किया गया स्टेटरी कॉर्पोरेशन में, इसका नाम है आईआरबीआई। जो पहला कोऑपरेटिव बैंक था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? दैट वाज फाउंडेड बाय फ्रेडरिक विल्हेम रैफिन्सन इन जर्मनी। और दोस्तों ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो है फाउंड किया गया था माइक्रो फाइनेंस पायनियर मोहम्मद यूनिस के द्वारा। सेवा कोऑपरेटिव बैंक को इनिशिएट किया गया 1974 में अहमदाबाद में इला भट्ट के द्वारा। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ अर्लियर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन वर्ल्ड एंड एज वेल एज इन द इंडिया। दोस्तों सिडबी का प्राइमरी रोल क्या है? ऑप्शन ए कर रहा है हमारा एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, ऑप्शन बी है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, ऑप्शन सी है हाउसिंग फाइनेंस। तो ऑब्वियस सी बात है सिडबी का मेन एम है कि एमएसएमई का प्रमोशन और डेवलपमेंट। किस मिनिस्ट्री के अंदर सिडबी आता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो जो भी हमने डिस्कस किया सब उसमें प्रॉब्लम है। यूएसपी क्या होता है एक्सिम बैंक के कॉन्टेक्स्ट में? यूनाइटेड स्टार प्रोग्राम, यूनिवर्सल स्टार प्रोग्राम, उभरते सितारे प्रोग्राम, यूनिक सपोर्ट प्रोग्राम। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है तो नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्लीज रिमेंबर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म है। नाबार्ड को कब इस्टेब्लिश किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया गया? शिवरमन, गाडगिल, नरसिम्हन या रंगाराजन। मैंने आपको बताया कि नाबार्ड का जो फॉर्मेशन किया गया वो शिवरमन कमेटी के बेसिस पे किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड का प्राइमरी एरिया ऑफ फोकस क्या है? सो नाबार्ड का प्राइमरी एरिया ऑफ फोकस है हमारा एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। नाबार्ड जो है प्राइमरली किस कैपेसिटी में वर्क करता है? कमर्शियल बैंकिंग, रिफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली इट इज अ रिफाइनेंस इंस्टीट्यूशन, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनएचबी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एनएचबी का मेन फोकस क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली इट इज हाउसिंग फाइनेंसिंग, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है नेशनल हाउसिंग बैंक, तो हाउसिंग फाइनेंस होगा। नेक्स्ट हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में है। आईआरबीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है तो आईआरबीआई का फुल फॉर्म है दोस्तों याद रखिएगा इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ब्यूरो कर रहा है गलत है, रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइट। सॉरी इंटरनल कर रहा है बी गलत है, सी सही है, राइट। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव। दोस्तों पूछा जा रहा है कि आईआरबीआई का इस्टेब्लिश कैसे हुआ? तो एक आईआरसीआई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। देखो एक तो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया है और एक है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने आईआरबीआई बताया था, अब आईआरसीआई सुन लीजिए, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, आईआरबीआई को कैसे इस्टेब्लिश किया गया? पार्लियामेंट के एक्ट से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से, या ये बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मर्जर से। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मर्जर के द्वारा इस आईआरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, राइट। प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किसने फाउंड किया था पहला कोऑपरेटिव बैंक? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फ्रेडरिक विलियम रैफिन्सन इन जर्मनी। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश को मोहम्मद यूनिस ने फॉर्म किया था। एंड सेवा कोऑपरेटिव बैंक को कभी इनिशिएट किया गया? 1974 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो ऑरिजिन था वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सेवा के द्वारा, और सेवा मैंने आपको बताया था कि 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था अहमदाबाद में, और इला भट्ट ने स्टार्ट किया था। ये सब चीज़ ध्यान याद रखिएगा। ऐसा जी का कंसेप्ट यहीं से आया। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा का फुल फॉर्म है। दोस्तों मुद्रा का स्कीम का एम है कि हम कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करें, लोन अप टू 10 लाख का। मुद्रा में शिशु लोन जो होता है 50,000 तक का होता है, किशोर लोन जो है 50,000 1 रुपये से लेकर 5 लाख है, और तरुण लोन 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का होता है। दोस्तों फिर उसके बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करती है लो इनकम पॉपुलेशन को। अभी तक हमने डीएफआई की बात की, यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यदि लो इनकम पॉपुलेशन को ऑफर करती है, जो सर्विस एमएफआई ऑफर करती है उसके अंदर क्या क्या आता है? माइक्रो लोन आता है, माइक्रो सेविंग आता है, माइक्रो इंश्योरेंस आता है। जो भी लोन 1 लाख से कम का होगा उसे माइक्रो लोन माना जाता है। जेएलजी होता है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। ये ग्रुप होता है जिसके अंदर 4 से 10 लोग होते हैं जिन्हें लोन मिलता है अगेंस्ट म्यूचुअल गारंटी, राइट। तो ये सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको मैंने आपको पॉइंट वाइज प्रेजेंट कर रहा हूँ। जेएलजी एक इनफॉर्मल ग्रुप है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसका सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। एसएचजी को हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्लासीफाई करते हैं। और माइक्रो फाइनेंस एक प्रोविजन है फाइनेंशियल सर्विस का किसी लो इनकम पुअर को। पहला क्वेश्चन, एसएचजी का जो ऑरिजिन है वो कहाँ से ट्रेस बैक कर सकते हैं? ऑप्शन ए कर रहा है ग्रामीण बैंक, सेवा, नाबार्ड या मुद्रा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो हमारा
एसएचजी है, इसका ऑरिजिन कहाँ से है? इट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेवा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुद्रा का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, यही हमारा मुद्रा का फुल फॉर्म, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुद्रा स्कीम का गोल क्या है? कि रिफाइनेंस करेंगे लोन विथ कोलेट्रल, रिफाइनेंस लोन अप टू 5 लाख, रिफाइनेंस लोन अप टू 10 लाख, रिफाइनेंस लोन अप टू 1 लाख। तो दोस्तों रिफाइनेंस लोन विद कोलेट्रल, ऑप्शन नंबर देखिए 10 लाख तक का लोन रिफाइनेंस कर देगी, ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। मुद्रा का जो सीसू स्कीम है वो कितना कवर करता है? तो मैंने आपको बताया है कि सीसू जो है वो कवर करता है 50,000 तक का, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा कि मुद्रा का जो तरुण किशोर है वो कितना कवर करता है? तो ऑप्शन है, देखिए अभी मैंने बताया था कि मुद्रा का जो किशोर है वो 50,000 से लेकर 5 लाख तक कवर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और तरुण कहाँ से कहाँ कवर करता है बताइए? तो तरुण जो है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक कवर करेगा, ठीक है, ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। एमएफआई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, प्लीज रिमेंबर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है हमारा सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। कौन कौन सी सर्विस एमएफआई ऑफर करती है? मैक्रो लोन, मैक्रो सेविंग, मैक्रो इंश्योरेंस। देखिए मैक्रो नहीं होता है, ठीक है, सो इट इज़ माइक्रो, राइट, नॉट मैक्रो। नेक्स्ट इज मैक्रो लोन, माइक्रो सेविंग, मैक्रो, तो एवरीथिंग विल बी माइक्रो, राइट, क्योंकि दोस्तों नाम ही है माइक्रो फाइनेंस, तो माइक्रो ही रहेगा ना। तो माइक्रो लोन कितने लोन के नीचे को हम लोग माइक्रो लोन कहते हैं? 10,000, 50,000, 1 लाख या 5 लाख? सही जवाब है दोस्तों 1 लाख। तो 1 लाख के नीचे का लोन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो लोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, जेएलजी। बताइए आपको कितने इंडिविजुअल होते हैं जो जेएलजी फॉर्म करते हैं? ऑप्शन नहीं कर रहा है, 2 से 10 लोग मिलकर जेएलजी फॉर्म करते हैं। जेएलजी फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है? तो जेएलजी इनफॉर्मल होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे डिफाइन किया गया है? दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि एक लोगों का समूह है, हाँ, जो जिनके पास सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। ये कीवर्ड याद रखिएगा। एसएचजी का मतलब ये होता है कि जिनके पास जो है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा हो? सिमिलर हो। तो फ्रेंड एसएचजी का डेफिनेशन में ही लिखा गया है कि विद सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्लीज रिमेंबर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएचजी को टिपिकली क्लासिफाई किया जाता है किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के टाइप में? इज इट एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन? तो दोस्तों एसएचजी को क्लासिफाई किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। माइक्रो फाइनेंस का क्या डेफिनेशन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू लो इनकम पॉपुलेशन, यानी आप जो है फाइनेंशियल सर्विस जो है लो इनकम पॉपुलेशन को दे रहे हैं, हाई इनकम पॉपुलेशन को दे रहे हैं फाइनेंशियल सर्विस, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो फाइनेंस। ऑप्शन सी कर रहा है कि कॉर्पोरेट एंटिटीज, एंड ऑप्शन डी कर रहा है टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों माइक्रो फाइनेंस का डेफिनेशन है कि आप फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लो इनकम पॉपुलेशन को, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कंसेप्ट है माइक्रो क्रेडिट के रिगार्डिंग। दोस्तों माइक्रो क्रेडिट एक क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जिनका अर्निंग कैपेसिटी बहुत कम है। माइक्रो लोन दोस्तों छोटे अवधि के लिए होता है। माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस का एक कंपोनेंट है। माइक्रो फाइनेंस लोन कोलेटरल फ्री लोन होता है, वैसे हाउस होल्ड को दिया जाता है जिनका इनकम 3 लाख तक का है। माइक्रो फाइनेंस होता है लिमिट ऑन लोन रिपेमेंट, मैक्सिमम 50% ऑफ द मंथली इनकम। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नाउ लेट्स कम टू द एनबीएफसी। एनबीएफसी का फंक्शन मैनेज किया जाता है एमसीए और आरबीआई के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और आईआरडीए है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट किया जाता है आईआरडीए के द्वारा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट किया जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी को रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को सेबी के द्वारा, म्यूचुअल फंड को सेबी के द्वारा, वेंचर कैपिटल को सेबी के द्वारा। कंपनी जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को रन करती है वो भी रेगुलेट होती है सेबी के द्वारा। जो भी चिट फंड कंपनी है वो रेगुलेट किया जाता है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे कि निधि कंपनीज को रेगुलेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से। एनबीएफसी जो कोई डज नॉट अलो विड्रॉल और डिपॉजिट व्हेन इट इज नेसेसरी। आइए पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो क्रेडिट क्या होता है। तो माइक्रो क्रेडिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि वैसा क्रेडिट जो लोगों को दिया जाता है इनके बाद अर्निंग कैपेसिटी बहुत कम हो। देखिए यहाँ पे हाई अर्निंग कैपेसिटी लिखा है तो ये तो नहीं होगा, फिर मॉडरेट भी नहीं होगा, वेरी लो, राइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो लोन को क्या कैरेक्टराइज करेगा? लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट पीरियड, हाई वैल्यू लोन ओनली प्रोवाइडेड टू बिजनेस। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो लोन जो होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए ग्रांट किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। माइक्रो लोन आर ग्रांटेड फॉर शॉर्टर पीरियड, ओके, ऑप्शन बी इज सही आंसर ना। क्या माइक्रो क्रेडिट जो है माइक्रो फाइनेंस का कंपोनेंट है? यस,
यस, माइक्रो क्रेडिट इज अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस, प्लीज रिमेंबर। कौन एलिजिबल होते हैं कोलेटरल फ्री माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए? हाउस होल्ड जिनका इनकम 1 लाख तक का है, हाउस होल्ड जिनका एनुअल इनकम 2 लाख तक का है, हाउस होल्ड जिनका एनुअल इनकम 3 लाख तक का है। दोस्तों कोलेटरल फ्री माइक्रो फाइनेंस लोन की एलिजिबिलिटी जो है वो ये है कि वैसे हाउस होल्ड जिनका एनुअल इनकम 3 लाख तक का है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोन ऑन रिपेमेंट, लोन रिपेमेंट फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन का लिमिट क्या है? तो माइक्रो फाइनेंस लोन का लोन रिपेमेंट का लिमिट आपसे पूछा जा रहा है मंथली इनकम का 25%, मंथली इनकम का 50%, 75% या 100%। दोस्तों जो लिमिट है वो है 50% ऑफ मंथली इनकम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एनबीएफसी का फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, प्लीज रिमेंबर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। कौन मैनेज करता है एनबीएफसी के फंक्शन को? तो मैंने आपको बताया था कि आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर दोनों मिलकर मैनेज करती है। एमसीए का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, राइट। आईआरडीए का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इंश्योरेंस कंपनी को कौन रेगुलेट करते हैं? आईआरडीए रेगुलेट करती है। हाउसिंग कंपनी को कौन रेगुलेट करते हैं? एनएचबी रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी को सेबी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को सेबी, और वेंचर कैपिटल फॉर्मेशन को सेबी, रन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को सेबी, चिट फंड कंपनी को कौन रेगुलेट करती है? सो इट इज डन बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। चिट फंड कंपनी को कौन करता है दोस्तों? स्टेट गवर्नमेंट करती है, राइट। निधि कंपनी को कौन रेगुलेट करता है? तो वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रेगुलेट करते हैं। क्या एनबीएफसी विड्रॉल अलाउ कर सकता है कैश का जब जरूरी हो? तो नहीं कर सकता। एनबीएफसी कैन नॉट अलाउ विड्रॉल और डिपॉजिट कैश व्हेन नेसेसरी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मिनिमम नेट ऑन फंड है कंपनी का एनबीएफसी का वो 2 करोड़ का होगा। सो द मिनिमम नेट ऑन फंड शुड बी हाउ मच? शुड बी 2 करोड़। एनबीएफसी जो है डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती पब्लिक डिपॉजिटर से या इन्वेस्टर से। एनबीएफसी इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करती विच इज मोर देन द प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। एनबीएफसी को मिनिमम 15% ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट इन लिक्विड एसेट मेंटेन करना होगा। म्यूचुअल फंड एक मेडिएटर के रूप में काम करता है लोग और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल म्यूचुअल फंड बाय सेलिंग द यूनिट इज कॉल्ड कॉर्पस। जो भी पैसा जो है लोग कलेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से अपने यूनिट को बेचकर उसे कॉर्पस कहा जाता है। ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी भारत में यूटीआई या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। हेज फंड म्यूचुअल फंड होता है रिच इन्वेस्टर के लिए। दोस्तों लॉक इन पीरियड होता है हेज फंड का जिससे पहले कि फंड को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। एमएफआई का दोस्तों एमएफआई क्या है? एमएफआई है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो एमएफआई फंड रेज करती है पब्लिक से ताकि वीकर सेक्शन को हम रेज कर सकें। वेंचर फंड स्टॉक बाई करता है कंपनी का जो कि बैंक्रप्सी पे है, बहुत कम प्राइस से बाई करता है। इस्लामिक बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है इस्लामिक लॉ में, जिसे हम लोग सरिया कहते हैं। सरिया के लॉ में इंटरेस्ट कैन नॉट बी चार्ज ऑन द लोन। पहला क्वेश्चन मिनिमम नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए एनबीएफसी का? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज नथिंग बट 2 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव कि कैन बी एफ से डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा पब्लिक से? बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एनबीएफसी को इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है आरबीआई के द्वारा प्रिस्क्राइब रेट से हायर? बिल्कुल गलत। एनबीएफसी जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज नहीं कर सकती। क्या मिनिमम परसेंटेज है पब्लिक डिपॉजिट का जो कि एनबीएफसी को लिक्विड एसेट के फॉर्म में मेंटेन करना है? 5%, 10%, 15% या 20%? करें सही जवाब है 15%। क्या रोल म्यूचुअल फंड प्ले करती है लोग और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में? ऑप्शन ए है इन्वेस्टर, मीडिएटर एंड रेगुलेटर एंड ट्रेडर। तो सही जवाब है दोस्तों मीडिएटर के रूप में काम करती है। क्या जो पैसा कलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा उसे क्या कहते हैं? उसे कॉर्पस कहते हैं। ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम है यूटीआई, राइट। सो दिस इज द वे यू शुड लर्न। ओके, कितने तरह के इंश्योरेंस मेंशन है? 2 तरह के इंश्योरेंस है। हेज फंड टिपिकली का क्या एम होता है? तो हेज फंड का दोस्तों एम है कि हाई इनकम इन्वेस्टर होना चाहिए, राइट। हेज फंड का मतलब ही हाई इनकम इन्वेस्टर। नेक्स्ट एमएफआई का फॉर्म क्या? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। वेंचर फंड क्या बाई करती है? सो एक्चुअली वेंचर फंड तो इट बाय द स्टॉक ऑफ कंपनी नियरिंग बैंक्रप्सी एट लोअर प्राइस। कौन से बेसिस पे इस्लामिक बैंक लोन प्रोवाइड करती है? सरिया लॉ। सो इन लॉ ऑफ सरिया कैन इंटरेस्ट भी ज़्यादा लो? नो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है एसआरआर रिगार्डिंग। एसआरआर क्या होता है? स्केल बेस्ड रेगुलेशन होता है जो कि एनबीएफसी से रिलेटेड है। आरबीआई का जो एसबीआर है, एसबीआर होता है दोस्तों, वो फॉर लैंडिंग बाय एनबीएफसी एम्ड एट रिड्यूसिंग रिस्क फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। जितने भी एनबीएफसी है वो एसबीआर के फ्रेमवर्क से रेगुलेटेड होते हैं। उनके साइज, एक्टिविटी और परसिव्ड रिस्कीनेस के बेसिस पे एनबीएफसी को 4 लेयर में क्लासीफाई किया गया है। एनबीएफसी का बेस लेयर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बिलो द एसेट साइज ऑफ 1000 करोड़। एक होता है हमारा एनओएफसी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। एनओएफएससी को नहीं अलाउ किया गया कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे या खुद लैंड करे। एसपीडी होता है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। एसपीडी का मतलब एक एनबीएफसी जो कि वैलिड लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होल्ड करती है या पीडी होल्ड करती है, जो कि आरबीआई के द्वारा मिल जाएगा। सीआईसी
स्टैंड फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एनबीएफसी आईएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। एनबीएफसी आईएफसी एक एनबीएफसी इसका मिनिमम 75% एसेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में डिप्लॉय है। नॉर्मली टॉप लेयर जो होते हैं वो इम्पिटी रहते हैं। एनबीएफसी जो है डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, प्लीज़ रिमेंबर। एनबीएफसी दोस्तों पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं बनते। एनबीएफसी जो है चेक नहीं इशू कर सकते अपने बिहाफ में। आईआरडीए एक ऑटोनॉमस बॉडी है, आईआरडीए स्टैट्यूटरी बॉडी है, आईआरडीए का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस आईआरडीए के द्वारा कवर किया जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एसबीआर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, स्किल बेस्ड रेगुलेशन। क्या एम है आरबीआई के एसबीआर का लैंडिंग पे एनबीएफसी? तो सही जवाब है दोस्तों इसका कि रिस्क कम करना। क्या सारे एनबीएफसी एसबीआर फ्रेमवर्क से रेगुलेटेड होते हैं? नहीं। एनबीएफसी को कैसे कितना क्लास में क्लासिफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एक्टिविटी, सो 4 लेयर। एनबीएफसी के बेस लेयर का एसेट साइज कितना से कम होता है? 1000 करोड़ एंड लेस। एनओएफएससी का फुल फॉर्म क्या है? नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी।